एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्लास ई चॉपर के बारे में। और जो चॉपर होता है उसमें अलग अलग कंट्रोल टेक्निक होती है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और वो जो कंट्रोल टेक्निक है उसके बीच की डिफरेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो कंट्रोल टेक्निक होती है, अब बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की कंट्रोल टेक्निक होती है। एक पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है, दूसरी जो टेक्निक होती है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक होती है, तीसरी जो टेक्निक होती है वो होती है करंट कंट्रोल टेक्निक। तो यहाँ पर ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक के हेल्प से हम लोग बेसिकली करते हैं क्या, जो चॉपर है उसका ऑन टाइम ऑफ टाइम हम लोग वेरी करते हैं, जिसके वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमें वेरिएबल मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास ई चॉपर के बारे में, फिर उसके बाद कंट्रोल टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो जो क्लास ई चॉपर होता है उसको हम लोग 4 क्वाड्रेंट चॉपर भी बोलते हैं। क्यों 4 क्वाड्रेंट चॉपर बोलते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहला जो क्लास ई चॉपर है उसकी जो सर्किटरी होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये चॉपर नंबर 1 लगा हुआ है, ये चॉपर नंबर 2, ये चॉपर नंबर 3, ये चॉपर नंबर 4। यहाँ पर ये डायोड D1, ये डायोड D2 और ये डायोड D3 और यहाँ पर ये डायोड D4। यहाँ पर बेसिकली लगा होता है इंडक्टर और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया EMF। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसको हमने कंसिडर किया पॉइंट है, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसको हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट B। अगेन यहाँ पर कन्वेंशन कंसिडर करते हुए चलते हैं, अगर पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ फ्लो होता है तो ऐसे केस में जो करंट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर करंट पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ फ्लो कर रहा है, अगर करंट पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो क्या है, वो है नेगेटिव। तो एक कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके हेल्प से जो चॉपर का जो प्रिंसिपल होगा वो हमें समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। करंट A से B की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट पॉजिटिव, और करंट B से A की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो क्या है, वो है नेगेटिव। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज हमने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझते किस तरीके से जो चॉपर होगा वो काम करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो चॉपर 1 और जो चॉपर 4 है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट करेंगे, और यहाँ पर ये जो चॉपर 2 और ये जो चॉपर 3 हमें जो दिखाई दे रहा है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट करेंगे। तो जब ये चॉपर ऑपरेट करेंगे तो बेसिकली होगा कि जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो करेगा, और जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। और जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो जो डायोड्स होंगे वो क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। D2, D1, D3 डायोड, और ये जो D4 जो डायोड है वो कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये चॉपर के वर्किंग प्रिंसिपल को हम लोग समझते स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला होगा क्या, मान लेते हैं जो चॉपर 1 और ये जो चॉपर 4 है वो ऑन स्टेट में। तो जब ये चॉपर 1 और ये चॉपर 4 ऑन स्टेट में हो गया, मतलब ये चॉपर 1 और जो चॉपर 4 है वो क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। चॉपर 1 और जो चॉपर 4 है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो जो करंट है वो यहाँ से सप्लाई के थ्रू फ्लो करेगा, चॉपर 1 के थ्रू फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, A से B के तरफ फ्लो करेगा। इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। फिर उसके बाद जो करंट है वो ये चॉपर 4 से फ्लो होगा। फिर जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा A से B की तरफ, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है जो करंट का जो फ्लो हमें जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, A से B की तरफ मिल रहा है। जो करंट है वो कैसा फ्लो कर रहा है, जो करंट है वो A से B की तरफ फ्लो कर रहा है। जो करंट का जो फ्लो है वो A से B की तरफ है, इसका मतलब जो करंट है वो हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो जो करंट है वो हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। और एट द सेम टाइम जो वोल्टेज है वो भी हमें मिलेगा पॉजिटिव। वोल्टेज हमें क्यों पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है, तो जो वोल्टेज है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो जो वोल्टेज होगा वो हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब चॉपर 1 और ये चॉपर 4 दोनों कंडक्ट करते हैं तो जो करंट है वो भी हमें पॉजिटिव मिलता है, और एट द सेम टाइम जो वोल्टेज है वो भी हमें कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब चॉपर 1 और चॉपर 4 दोनों कंडक्ट करते हैं तो ऐसे केस में जो करंट है वो भी हमें पॉजिटिव मिलता है, और जो वोल्टेज है वो भी हमें पॉजिटिव मिलता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग क्वाड्रेंट्स कंसिडर करें तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, वोल्टेज, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में करंट की पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में करंट की नेगेटिव वैल्यू, ओरिजिन के ऊपर वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन के नीचे वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर जो करंट है वो भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है, और जो वोल्टेज है वो भी हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो अगर हम लोग देखें, जो करंट है वो भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट करंट पॉजिटिव, और जो वोल्टेज है वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट वोल्टेज भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो एरिया है वो हमें कौन से, यहाँ पर अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट है, दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो जो हमें जो एरिया जो मिलेगा वो हमें कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब चॉपर 1, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जब चॉपर 1 और जब चॉपर 4 कंडक्ट करते हैं तो ऐसे केस में हमें जो एरिया जो मिल रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है।
तो जो एरिया हमें जो मिल रहा है वो हमें बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है। और यहाँ पर कौन कंडक्ट कर रहा है, चॉपर 1 और चॉपर 4। यहाँ पर ये C1 और यहाँ पर ये बेसिकली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C4। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू भी फ्लो कर रहा था और जो इंडक्टर है वो क्या कर रहा था, एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा था। अभी क्या करेगा, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा जब ये चॉपर 1 और ये चॉपर 4 ऑफ स्टेट में आ जाएंगे। तो जब ये चॉपर 1 और चॉपर 4 ऑफ स्टेट में आ जाएंगे तो जो इंडक्टर ने एनर्जी को स्टोर किया था वो एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज़ कर देगा। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो जो इंडक्टर की जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो जो वोल्टेज है इंडक्टर की जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी। इंडक्टर की जो पोलैरिटी वो चेंज हो गई, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो करंट फ्लो होगा। और वो जो करंट है वो कैसा फ्लो होगा, वो जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, ए से फ्लो होगा, बी के तरफ जाएगा, D3 के थ्रू यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। फिर उसके बाद ये सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, डायोड D2 के थ्रू फ्लो होगा, ए से बी के तरफ फ्लो होगा, D3 से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, फिर यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, D2 के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, एंड सो ऑन। तो अगेन अगर हम लोग देखें, जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ है। जो करंट का जो फ्लो है वो सेम है, इसका मतलब जो करंट है वो पॉजिटिव है। मगर जो वोल्टेज आपको जो मिल रहा है वो आपको कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो जो करंट है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है और जो वोल्टेज है वो हमें कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। और जब इंडक्टर एनर्जी रिलीज़ किया तो कौन कंडक्ट किया, डायोड D2 कंडक्ट किया और ये डायोड D3 कंडक्ट किया। तो जब इंडक्टर ने एनर्जी को रिलीज़ किया तो डायोड D3 और डायोड D2 कंडक्ट किया और जो करंट है वो हमें पॉजिटिव मिला और जो वोल्टेज है वो हमें कैसा मिला, नेगेटिव मिला। तो करंट पॉजिटिव और वोल्टेज हमें नेगेटिव मार्क करना है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो करंट है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट, और जो वोल्टेज है वो हमें नेगेटिव मिल रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हम लोग ये दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला दें तो जो एरिया है वो हमें कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है, एरिया हमें बेसिकली ये वाले क्वाड्रेंट में मिल रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है। ये पहला वाला क्वाड्रेंट, दूसरा वाला क्वाड्रेंट, तीसरा और ये चौथा। तो जो एरिया वो हमें कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में मिल रहा है, आई मीन फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में मिल रहा है। और कौन कौन कंडक्ट कर रहा था, D2 और D3 कंडक्ट कर रहे थे। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, अभी कौन कंडक्ट करेगा, C3 और C4 कंडक्ट करेंगे, आई मीन C2 और C3 कंडक्ट करेंगे। यहाँ पर ये C2 चॉपर और ये जो C3 जो चॉपर है वो कंडक्ट करेंगे। तो जब ये C2 चॉपर है और ये C3 चॉपर कंडक्ट करेंगे तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो होगा, जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। जो करंट होगा यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, कर्सर की टिप C3 के थ्रू फ्लो होगा, B से A के तरफ फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, C2 से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, C3 से फ्लो होगा, B से A के तरफ फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, एंड सो ऑन। तो बहुत हद तक क्लियर है कि जो करंट है वो पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ फ्लो कर रहा है। इसका मतलब जो करंट है वो आपको कैसा मिलेगा, करंट आपको मिलेगा नेगेटिव। और यहाँ पर ये जो इंडक्टर है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, जो करंट है वो आपको कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है, और जो इंडक्टर है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा है। तो इंडक्टर के अक्रॉस आपको एक पर्टिकुलर पोलैरिटी मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब चॉपर C3 और C2 कंडक्ट करते हैं, अब चॉपर C3 और C2 कंडक्ट करते हैं, जब चॉपर C3 और C2 कंडक्ट करते हैं तो जो करंट है वो आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा और इंडक्टर के अक्रॉस हमें एक पर्टिकुलर पोलैरिटी मिलेगी। और जो हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जो वोल्टेज है वो हमें कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। क्योंकि आप देखो, जो करंट है वो पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ फ्लो कर रहा है। तो करंट पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो है नेगेटिव, और जो वोल्टेज है वो अभी आपको कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, जब चॉपर C3 और C2 कंडक्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो करंट है वो नेगेटिव मिल रहा है और जो वोल्टेज है वो भी नेगेटिव मिल रहा है। और जो इंडक्टर है वो क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, करंट भी नेगेटिव और वोल्टेज भी नेगेटिव। तो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव करंट, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव वोल्टेज। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट है, दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो जो एरिया हमें जो मिल रहा है वो हमें कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। अभी होगा कि जो इंडक्टर है वो क्या कर रहा था, एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा था। यहाँ पर ये तीसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन कंडक्ट कर रहा था, C3 और C2 कंडक्ट कर रहे थे। अभी होगा क्या है, जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, जब ये C3 और ये C2 कंडक्ट कर रहे थे तो जो इंडक्टर है वो क्या कर रहा था, एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहा था। अभी जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो जब ये इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ कर देगा तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो होगा, जो करंट है वो पॉइंट B से अगेन पॉइंट A की तरफ फ्लो होगा, D1 के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, सप्लाई के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, D4 के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा। आप कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना।
करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, D1 के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, सप्लाई से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, D4 के थ्रू फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, D1 के थ्रू फ्लो होगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगेन जो करंट है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो नेगेटिव आपको मिलेगा। और जो इंडक्टर है एनर्जी को स्टोर कर रहा था, तो हमें जो वोल्टेज जो मिल रहा था वो हमें कैसा मिल रहा था, नेगेटिव मिल रहा था। अभी जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, तो जो इंडक्टर की जो पोलैरिटी वो चेंज हो जाएंगी, तो आपको जो वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज है वो आपको कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। और कौन कौन कंडक्ट कर रहा था, कौन कौन कंडक्ट कर रहा था, D1 कंडक्ट कर रहा था और D4 कंडक्ट कर रहा था। जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ किया तो करंट कैसा फ्लो हुआ, करंट पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ गया, D1 से फ्लो हुआ, यहाँ से फ्लो हुआ, सप्लाई से फ्लो हुआ, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो हुआ, D4 से फ्लो हुआ, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो हुआ। तो D1 और D4 कंडक्ट कर रहे हैं। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ किया तो कौन कंडक्ट कर रहा था, D1 और D4 कंडक्ट कर रहे थे। तो जब इंडक्टर एनर्जी को रिलीज़ किया तो D1 और D4 कंडक्ट कर रहे हैं। और जो करंट है वो आपको कैसा मिल रहा है, जो करंट है वो आपको नेगेटिव मिल रहा है, जो करंट है वो आपको नेगेटिव मिल रहा है और जो वोल्टेज है वो आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो करंट नेगेटिव और जो वोल्टेज है वो आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो आपको यहाँ पर नेगेटिव, ये पर्टिकुलर पॉइंट नेगेटिव करंट, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव करंट। ये दोनों पॉइंट को आप मिलाओ तो आपको जो एरिया जो मिलेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। और कौन कौन कंडक्ट कर रहा था, D1 और D4 कंडक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर ये जो क्लास ई चॉपर है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमें चारों क्वाड्रेंट में मिल रहा है। इसके वजह से जो क्लास ई चॉपर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट चॉपर। तो यहाँ पर ये जो क्लास ई चॉपर होता है, क्लास ई चॉपर इज़ ऑल्सो नोन फॉर 4 क्वाड्रेंट चॉपर। क्लास ई चॉपर इज़ अ 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास सी चॉपर। क्लास सी चॉपर का आप 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन कंसिडर करो तो आपको कौन सा चॉपर मिल जाएगा, क्लास ई चॉपर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो C1 और ये जो C2, ये जो C1 चॉपर और जो C2 चॉपर जो दिखाई दे रहा है, C1 चॉपर और ये C2 चॉपर, C3 चॉपर और C4 चॉपर। सबसे पहला C1 चॉपर और C2 चॉपर को कंसिडर कर लेते हैं। C1 चॉपर और C2 चॉपर ये साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली अगर ऑपरेट करें तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। सिमिलरली C3 चॉपर और C4 चॉपर ये भी साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर ये साइमल्टेनियसली ऑपरेट करें तो क्या हो जाएंगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। तो यही रीज़न की वजह से C1 और C4 कंडक्ट करते और C3 और C2 कंडक्ट करते हैं। C1 एंड C2 कैन नॉट बी ऑपरेट साइमल्टेनियसली। जो C1 और जो C2 है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं कर सकते। एंड C3 एंड C4 ऑल्सो कैन नॉट ऑपरेट साइमल्टेनियसली, क्योंकि इसके वजह से होगा क्या, जो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें किस तरीके से शॉर्ट सर्किट होगी, C1 और C2 अगर साइमल्टेनियसली ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्लोज स्विच और यहाँ पर भी क्लोज स्विच और यहाँ पर ये DC सप्लाई हो गया ना, शॉर्ट सर्किट। सिमिलरली C3 और C4 अगर साइमल्टेनियसली अगर टर्न ऑन होते तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्लोज स्विच, यहाँ पर भी क्लोज स्विच, यहाँ पर ये ओपन स्विच और यहाँ पर ये सप्लाई। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से फ्लो होगा, मिल गई ना शॉर्ट सर्किट। तो यही रीज़न की वजह से जो C1 और जो C4 है वो साइमल्टेनियसली काम करते हैं और C3 और जो C2 है वो साथ में काम करते हैं, ताकि जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन है उसको हम लोग अवॉइड कर सकें। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया क्लास ई चॉपर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो क्लास ई चॉपर होता है वो कौन सा क्वाड्रेंट चॉपर होता है, 4 क्वाड्रेंट चॉपर होता है। सिमिलरली अभी हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल टेक्निक्स इन चॉपर। चॉपर में कौन कौन सी कंट्रोल टेक्निक होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। जो चॉपर होता है उसका जो ऑन टाइम और जो ऑफ टाइम होता है, चॉपर में बेसिकली क्या लगा होता है, स्विच। जो स्विच है उसका जो ऑन टाइम और जो ऑफ टाइम है उसको हम लोग कंट्रोल करते हुए क्या कर सकते हैं, ऑन टाइम और ऑफ टाइम को कंट्रोल करते हुए जो आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक होती है। पहली जो टेक्निक होती है पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक, और दूसरी जो टेक्निक है वो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक। तीसरी जो टेक्निक है वो है करंट कंट्रोल टेक्निक। तो ये तीनों टेक्निक के बारे में हम लोग बात करेंगे बैक टू बैक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक के बारे में। तो पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक में हम लोग बेसिकली करते क्या है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर किया है पल्स। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर किया है, यह है पल्स। यहाँ पर आप देख सकते हो जब भी आपको पल्स मिलेंगी इसका मतलब क्या है कि जो स्विच है वो ऑन है। जब भी आपको पल्स नहीं मिलेंगी इसका मतलब जो स्विच है वो ऑफ है। जिस ड्यूरेशन के बीच में पल्स एग्जिस्ट कर रही है उस ड्यूरेशन में जो स्विच है वो ऑन स्टेट में, और जिस ड्यूरेशन के बीच में पल्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसका मतलब उस ड्यूरेशन में जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में। मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो स्विच है वो ऑन स्टेट में, कर्सर की टिप ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में।
तो यहाँ पर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आपको पल्स मिल रही है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो स्विच है वो ऑन स्टेट में। सिमिलरली ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो पल्स है वो आपको नहीं मिल रही, इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में। अगेन ये पर्टिकुलर पॉइंट से कर्सर की टिप, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आपको पल्स मिल रही है, इसका मतलब जो स्विच है वो ऑन स्टेट में। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो ऑन टाइम और जो ऑफ टाइम है इसकी जो कंट्रोलिंग होती है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक। मतलब ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक में हम लोग करते क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये जो पल्स आपको जो दिखाई दे रही है इसका जो ऑन टाइम और जो ऑफ टाइम होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको हम लोग वेरी कर रहे होते हैं, जिसके वजह से होता क्या है जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कंट्रोल होता है। किस तरीके से आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल होता है बात कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग ऑन टाइम ऑफ टाइम किसका कंट्रोल करते हैं, स्विच का ऑन टाइम और ऑफ टाइम कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में स्विच ऑन स्टेट में, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में स्विच ऑफ स्टेट में। जिस ड्यूरेशन में आपको पल्स मिल रही है उस ड्यूरेशन में जो स्विच होता है वो ऑन स्टेट में होता है, जिस ड्यूरेशन में आपको पल्स नहीं मिल रही उस ड्यूरेशन में जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है वो हमें कुछ इतना मिल रहा है, और आप टाइम पीरियड कंसीडर करो, जो टाइम पीरियड है ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में हमने कंसीडर कर लिया टी टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, ऑन टाइम और ऑफ टाइम, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। जो ऑन टाइम और जो ऑफ टाइम है उसको अगर हम लोग कंसीडर कर ले तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है टाइम पीरियड। तो यहाँ से ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में हमें क्या मिलेगा, हमें एक टाइम पीरियड मिलेगा। जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो डॉटेड जो लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज इंडिकेट कर रही है। जस्ट एज एग्जांपल, जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज के लिए जो रिलेशन होता है वो ये वाला रिलेशन होता है, वीएस होता है सप्लाई वोल्टेज, ये जो वीएच है वो वीएस है सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ पर ये ऑन टाइम और डिनोमिनेटर में ऑन टाइम और ऑफ टाइम का समेशन। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो रिलेशन है यहाँ से बहुत हद तक के क्लियर है। यहाँ पर आप देखो ये जो सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज और यहाँ पर ये ऑन टाइम, यहाँ पर ये जो ऑन टाइम और ये जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ऑन टाइम हमें जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ऑन टाइम को अगर आप कंट्रोल करो, ये ऑन टाइम को आप कंट्रोल करो तो जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो कंट्रोल होगा। या फिर आप बोल सकते हो ये ऑन टाइम को आप इंक्रीज़ कर दो तो जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ये इक्वेशन से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमने जो कंसिडर किया, ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज के लिए जो रिलेशन होता है वो ये वाला रिलेशन होता है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी एस टाइम्स ऑन टाइम, और यहाँ पर ये ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम। ऑन टाइम को इंक्रीज़ करोगे एवरेज आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएगा, ऑन टाइम को डिक्रीज़ करेंगे तो जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। अभी हम लोग करेंगे क्या, जो ऑन टाइम है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। ऑन टाइम को अगर हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, ऑन टाइम को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे तो यहाँ पर ये जो पल्सेस आपको जो दिखाई दे रही है, पल्सेस का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो पल्सेस का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो गया, पल्सेस का जो एग्जिस्टेंस का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो गया। और एट दी सेम टाइम होगा क्या, जो ऑफ टाइम है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है कि जो ऑफ टाइम है वो क्या हो गया, वो कम हो गया। और ये जो टेक्निक होती है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक। पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, जो ऑन टाइम और जो ऑफ टाइम होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं स्विच का, जिसके वजह से होता है क्या, जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमें कंट्रोल मैनर में मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने ऑन टाइम को इंक्रीज़ कर दिया, ऑन टाइम को हमने इंक्रीज़ कर दिया तो यहाँ पर ये जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बाय चेंजिंग दी विथ ऑफ पल्सेस, या फिर मोर प्रिसाइजली आप बोल सकते हो बाय चेंजिंग दी ऑन टाइम ऑफ पल्सेस, बाय चेंजिंग दी ऑन टाइम, या फिर बोल सकते हो विद। यहाँ पर हम लोग ऑन टाइम को वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, हमने ऑन टाइम को इंक्रीज़ कर दिया। इसका मतलब जो पल्स की जो विथ है, पल्स की जो थिकनेस है उसको आपने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। पल्स की थिकनेस को आपने इंक्रीज़ कर दिया और इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन में हम लोग करते क्या, बाय चेंजिंग विथ ऑफ पल्सेस एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज। जो पल्सेस की जो विथ है उसको हम लोग मॉड्यूलेट करते हुए जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लोग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला जो मेथड है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक, जिसमें हम लोग करते क्या, जो पल्सेस की जो विथ होती है उसको हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमें कंट्रोल मैनर में मिलता है। मोर प्रिसाइजली हम लोग बोल सकते हैं जो ऑन टाइम और जो ऑफ टाइम होता है पल्सेस का, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। और ऑन टाइम और ऑफ टाइम किसके साथ एसोसिएटेड होता है, स्विच के साथ एसोसिएटेड होता है। स्विच का जो ऑन टाइम और जो ऑफ टाइम है उसको आप वेरी कर सकते हो, जिसके वजह से पल्स की जो विथ होगी वो वेरी होगी, मॉड्यूलेट होगी। और ये जो टेक्निक है इसी को हम लोग बोलते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक, जिसके हेल्प से जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कंट्रोल हो जाता है। सिमिलरली दूसरा जो मेथड होता है
दूसरा जो मेथड होता है कंट्रोल टेक्निक का, आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक का, वो होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक में हम लोग करते क्या है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग वेरी कर रहे होते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 2 केसेस कंसिडर करते हुए चलते यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में पल्सेस एग्जिस्ट कर रही है, पल्स एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कौन सा टाइम है, ऑन टाइम। ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कोई पल्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब कौन सा टाइम है, ऑफ टाइम। अगेन यहाँ से यहाँ तक के आपको क्या मिलेगा, ऑन टाइम मिलेगा। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया एवरेज आउटपुट वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, ऑन टाइम और ऑफ टाइम। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। और वो जो टाइम पीरियड जो हमें जो मिल रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया T1 टाइम पीरियड। हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, इन्वर्स होती है टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे। तो अगर हम लोग ये टाइम पीरियड को अगर हम लोग डिक्रीज़ कर दें तो यहाँ पर ये जो पल्स आपको जो दिखाई दे रही है वो आगे आ जाएंगी, लेफ्ट साइड में चले जाएंगी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं टाइम पीरियड को अगर हम लोग डिक्रीज़ कर दें तो जो ऑफ टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत हद तक क्लियर है कि जो टाइम पीरियड है उसको हमने डिक्रीज़ कर दिया। यहाँ पर हमें जो टाइम पीरियड जो मिल रहा है वो हमें मिल रहा है T2 टाइम पीरियड। और एट दी सेम टाइम अगर हम लोग देखें जो ऑफ टाइम है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो टाइम पीरियड है उसको हमने कंसिडर कर लिया T2 टाइम पीरियड। मान लेते यहाँ पर बहुत अच्छी क्लियर है कि जो T2 जो टाइम पीरियड है, जो T2 जो टाइम पीरियड है वो कम है T1 टाइम पीरियड के कंपैरिजन में। यहाँ पर ये जो T2 जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छी क्लियर है कि वो T1 टाइम पीरियड के कंपैरिजन में कम है। हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/T। टाइम पीरियड अगर ज़्यादा होता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। टाइम पीरियड अगर कम होता है तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। और फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होती है इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ पल्सेस आपको जो मिलेंगे वो पर सेकंड आप कंसिडर कर सकते हो। नंबर ऑफ़ पल्सेस आपको जो मिलेंगे पर सेकंड में वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि यहाँ पर आप देखो पर सेकंड में आपको जो नंबर ऑफ़ पल्सेस आपको जो मिलेंगे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। आप ऐसा भी समझ सकते हो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया। टाइम पीरियड कम हो गया इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ कर गई। अगर ये वाले केस में यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो कम हो गया, T2 टाइम पीरियड इज़ लेसर देन T1 टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड अगर वो कम होता है तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। ये वाले केस में अगर फ्रीक्वेंसी अगर F2 होती है और ये वाले केस में अगर फ्रीक्वेंसी अगर F1 होती है तो ऑब्वियसली जो F2 जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ग्रेटर होगी F1 फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। तो ये वाले केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। तो ये वाले केस में हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिल रही है वो हमें ज़्यादा मिल रही है। और यहाँ पर आप देखो जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो भी कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर गया। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने की वजह से होता है क्या, जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक के बारे में। तो यहाँ पर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक में हम लोग कर क्या रहे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक में जो ऑन टाइम है उसको तो हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, कंपैरिजन हम लोग बाद में करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक में हमने ये देखा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। मतलब जो टाइम पीरियड होता है, पल्सेस का जो टाइम पीरियड होता है उसको अगर हम लोग मैनिपुलेट करें, आई मीन उसको अगर हम लोग डिक्रीज़ कर दें तो होगा क्या, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। और ये फ्रीक्वेंसी के हेल्प से जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर ये जो मेथड है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक। सिमिलरली तीसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं करंट कंट्रोल टेक्निक। यहाँ पर अगर हम लोग बेसिक सा डिफरेंस देखें PWM और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में, PWM टेक्निक और ये फ्रीक्वेंसी टेक्निक में, PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक और ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक में अगर बेसिक सा डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें क्या मिल रही है, हमें कांस्टेंट मिल रही है। तो पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक में जो फ्रीक्वेंसी आपको जो मिलती है वो आपको क्या मिलती है, आपको कांस्टेंट मिलती है। जो टाइम पीरियड होता है वो इंटैक्ट होता है, जो जो टाइम पीरियड होता है वो इंटैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी इंटैक्ट होती है। सिर्फ जो ऑन टाइम होता है आप उसको इंक्रीज़ कर देते हो और जो ऑफ टाइम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है। और जो पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है वो बेसिकली डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग के लिए यूज़ की जाती है। और यहाँ पर आप देखो जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक में जो ऑन टाइम आपको जो मिल रहा है वो कांस्टेंट मिल रहा है। ऑन टाइम आपको कांस्टेंट मिल रहा है, आप देख सकते हो, हमने डिस्कस किया जिस ड्यूरेशन में आपको पल्स मिलती हो, जो ड्यूरेशन होता है वो आपको इंडिकेट करता है ऑन टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ड्यूरेशन है वो सेम आपको मिल रही है। इसका मतलब जो पल्स है वो आपको, जो ऑन टाइम आपको जो मिल रहा है वो आपको सेम मिल रहा है। मतलब यहाँ पर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो ऑन टाइम मिलेगा तो ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में भी सेम ऑन टाइम मिलेगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आपको जो ऑन टाइम मिल रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जिस पॉइंट के बीच में पल्स एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पर भी आपको सेम ऑन टाइम मिलेगा। ये फिगर से भी आप समझ सकते हो
कि यहाँ पर ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक में जो ऑन टाइम आपको जो मिल रहा है वो आपको सेम मिल रहा है। अगर ऑन टाइम अगर सेम नहीं होता तो जो पल्सेस की जो विड्थ होती वो अलग अलग होती। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो ऑन टाइम है वो हमने ऑन टाइम को वेरी किया था तो जो पल्स की जो विड्थ है वो वेरी हो गई थी। ऑन टाइम को हमने इंक्रीज़ किया तो जो पल्स की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पल्स की जो विड्थ है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब जो ऑन टाइम है वो कांस्टेंट है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक में जो ऑन टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप देखो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक में हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं और जो ऑन टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है। और जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टेक्निक होती है वो बेसिकली कहाँ पर यूज़ की जाती है, एसएमपीएस में, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई में। सिमिलरली लास्ट जो टेक्निक होती है वो होती है करंट कंट्रोल टेक्निक। करंट कंट्रोल टेक्निक में आप बेसिकली करते क्या हो, करंट कंट्रोल टेक्निक को आप सिंपली इस सर्किट के हेल्प से समझ सकते हो। यहाँ पर ये चॉपर लगा हुआ है, यहाँ पर ये डायोड, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस, यहाँ पर ये इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया सप्लाई वोल्टेज। तो अगेन यहाँ पर आप देखो जब ये स्विच ऑन स्टेट में होगा तो होगा क्या, जब ये स्विच ऑन स्टेट में रहेगा, जब ये चॉपर कंडक्ट करेगा तो जो करंट है वो कैसा फ्लो करेगा, जो करंट है वो यहाँ से सप्लाई के थ्रू कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट यहाँ से फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस से होते हुए इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा एंड सो ऑन। तो जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। फिर उसके बाद इंडक्टर जब एनर्जी को रिलीज़ करते होगा ऑब्वियसली डिक्रीजिंग नेचर का करंट होगा, ये हमें पता है। तो यहाँ पर आप देखो, आप अगर वेव फॉर्म देखो तो जो वेव फॉर्म होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो आउटपुट वोल्टेज के लिए और ये वाली जो वेव फॉर्म है किसके लिए, इंडक्टर करंट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो करंट है वो इंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है और हमें पता है जो इंडक्टर है वो चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो यहाँ पर आप देखो जो इंडक्टर करंट होगा वो आपको कुछ इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता हुआ मिलेगा। यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है इसको आप अभी कंसिडर मत करो, ये जो वेव फॉर्म है इसको आप अभी कंसिडर मत करो, ये वाली वेव फॉर्म को कंसिडर करो। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो चॉपर है वो ऑन स्टेट में, जो चॉपर है वो ऑन स्टेट में करंट सप्लाई से फ्लो होगा, चॉपर से फ्लो होगा, रेसिस्टेंस से होते हुए इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, सप्लाई के थ्रू फ्लो करेगा एंड सो ऑन। और ये जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा और इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है करंट, तो जो इंडक्टर है वो चेंज इन करंट को अपोज करेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो इंडक्टर है वो चेंज इन करंट को अपोज करेगा, तो जो करंट है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और एट दी सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये जो लोड जो लगा हुआ है कौन सा लोड है, इंडक्टिव लोड है। तो जो आउटपुट वोल्टेज, और बहुत अच्छे क्लियर है कि जो करंट है वो लोड के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। फिर उसके बाद होगा कि जो स्विच है वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो जब ये स्विच ऑफ स्टेट में आ जाएगा तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, तो जो करंट है वो डायोड के थ्रू फ्लो करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू, और ये वाले लूप में करंट फ्लो होगा। और यहाँ पर आप देखो जो इंडक्टर है वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है और करंट इंडक्टर की एनर्जी की वजह से फ्लो हो रहा है, और ऑब्वियसली इंडक्टर की एनर्जी की वजह से जो करंट जो फ्लो होता है वो डिक्रीजिंग नेचर का होता है। तो जो इंडक्टर करंट आपको जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, और एट दी सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको 0 मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पहला जो स्विच था कौन से स्टेट में था, ऑफ स्टेट में था, तो आपको आउटपुट वोल्टेज 0 मिलेगा, और एट दी सेम टाइम जो इंडक्टर करंट है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आई होप ये वेवफॉर्म से आप बहुत हद तक के फैमिलियर होगी, क्योंकि हमने रेक्टिफायर पढ़ा था, हमने इन्वर्टर पढ़ा था। तो ये जो वेवफॉर्म है बहुत हद तक के हमें पता है ये जो वेवफॉर्म है वो हमें कैसे मिलती है। जब भी इंडक्टिव लोड आपको मिलेगा तो जो वेवफॉर्म होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो वेव फॉर्म है ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है, इंडक्टर करंट इंडिकेट कर रही है। इंडक्टर का जो करंट का जो चेंज है वो आपको कहाँ से कहाँ तक के मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक के। जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आपको क्या मिल रहा है, चेंज इन करंट मिल रहा है, जिसको आपने शो किया डेल्टा आई से। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो करंट है वो चेंज हो रहा है। जो करंट है इंडक्टर करंट यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ हुआ, फिर उसके बाद इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ एंड सो ऑन। तो पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में आपको चेंज इन करंट मिल रहा है, जिसको आपने शो किया डेल्टा आई। तो यहाँ पर आप देखो जो डेल्टा आई जो करंट आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं करंट ट्रिपल। डेल्टा आई इज़ नॉन एज करंट ट्रिपल। और यहाँ पर ये जो डेल्टा आई जिसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं करंट ट्रिपल, ये करंट ट्रिपल को कंट्रोल करते हुए जो आउटपुट है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बाय कंट्रोलिंग डेल्टा आई चॉपर आउटपुट कैन बी कंट्रोल। ये जो डेल्टा आई है उसको कंट्रोल करते हुए जो करंट ट्रिपल है, या फिर बोल सकते हैं जो चेंज इन करंट है, इसको कंट्रोल करते हुए जो चॉपर का जो आउटपुट वोल्टेज है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया करंट कंट्रोल टेक्निक के बारे में। करंट कंट्रोल टेक्निक में हम लोग बेसिकली करते क्या है, जो करंट ट्रिपल होता है उसको चेंज करते हुए, उसको वेरी करते हुए जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम लोग ये तीनों टेक्निक के बारे में अगर हम लोग देखें, डिफरेंस अगर हम लोग तीनों टेक्निक का अगर हम लोग देखें, सबसे पहला तीनों टेक्निक को अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करें तो सबसे पहला पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक में होता क्या है, जो ऑन टाइम होता है वो वेरिएबल होता है और जो फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है वो वेरिएबल नहीं होती। जैसे कि हमने डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक में जो ऑन टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग वेरी करते हैं और टाइम पीरियड को वेरी करते हैं। टाइम पीरियड को वेरी करते हुए फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं। करंट कंट्रोल टेक्निक में अगर हम लोग देखें, जो ऑन टाइम और जो फ्रीक्वेंसी है दोनों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों को हम लोग वेरी कर सकते हैं। पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक के लिए अगर हम लोग देखें, जो वेव फॉर्म होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम लोग देखें, जो वेव फॉर्म है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। करंट कंट्रोल के लिए जो वेव फॉर्म है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तीनों वेव फॉर्म को आपको यहाँ पर बना देना है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये आपको बेसिकली पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए वेव फॉर्म मिल रही है और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के लिए और यहाँ पर ये वाली जो वेव फॉर्म है वो वेरिएबल करंट के लिए। तो तीनों जो वेव फॉर्म है उसको यहाँ पर बना देना आपको, डिफरेंस अगर पूछा गया तो यहाँ पर ये वाली वेव फॉर्म और यहाँ पर ये वेव फॉर्म पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक के लिए, ये वाली जो वेव फॉर्म है वो किसके लिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये वाली जो वेव फॉर्म है वो करंट कंट्रोल के लिए। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक है उसका एप्लीकेशन अगर आप देखो, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग के लिए PWM टेक्निक को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इसका जो एप्लीकेशन होता है वो लिमिटेड होता है और यहाँ पर ये जो करंट कंट्रोल टेक्निक है, यहाँ पर ये जो करंट कंट्रोल टेक्निक है इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको SMPS में बेसिकली मिलेगा और डीसी मोटर की स्पीड भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस करंट कंट्रोल टेक्निक। तो हमने करंट कंट्रोल टेक्निक, फ्रीक्वेंसी और PWM टेक्निक तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तीनों टेक्निक के हेल्प से हम लोग करते क्या है, जो ऑन टाइम और जो ऑफ टाइम होता है चॉपर का उसको हम लोग वेरी करते हैं, जिसके वजह से जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमें वेरिएबल मिलता है।